हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एटीपी को जनरेट करना होता है और हम जानते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे थे कि ईटीसी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि NADH और FADH2 जनरेट होता है और NADH और FADH2 के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है वो यहाँ नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक लेवल पे ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए फाइनली उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शफल किया जाता है और फिर उनसे एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शफलिंग जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में की गई है और उस इलेक्ट्रॉन शफलिंग के थ्रू एटीपी का जनरेट होना वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब कि एटीपी का डायरेक्ट जनरेट होना, यानी कि आप किसी रिएक्शन में एटीपी डायरेक्ट जनरेट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा आपने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के कई रिएक्शंस में देखा भी है। लेकिन तो डायरेक्ट एटीपी का जनरेट होना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जबकि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन NADH और FADH2 को एटीपी में कन्वर्ट करना जो है वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात शुरू करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स 5 का कुछ स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। कॉम्प्लेक्स 5 यानी एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स था आपका, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिए थे, आपका कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लेक्स 5 जो है दैट इज एटीपी सिंथेज, उसका जो रोल है वो आपका जो है वो मैं आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में समझाऊंगी। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले हम इस लेक्चर के फर्स्ट जो है उसके ड्यूरेशन में हम एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन फिर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिटेल में समझेंगे। तो जल्दी बने रहिए और फटाफट से समझते जाइए। देखिए, जो आपका एटीपी सिंथेज यानी कॉम्प्लेक्स 5 है, कॉम्प्लेक्स 5 आपका 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स 5 आपका 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, F0 कॉम्प्लेक्स और F0 यूनिट एंड F1 यूनिट। ठीक है ना, F0 यूनिट और F1 यूनिट। ठीक है, F0 यूनिट जो होती है, यानी कि अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके से जो देखा था ना, क्रिस्टी के अंदर ये इस तरीके के आपके, ये मैं रेड कलर से बनाती हूँ कि ये जो F1 पार्टिकल्स लगे हुए थे, इसको आप ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं, इस तरीके के ऐसे लगे हुए थे, है ना, ये इस तरीके के पार्टिकल, उसको हम ये इन पार्टिकल्स जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं, इन पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को हमको ढंग से समझना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ फटाफट से यहाँ पर। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स 5 का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 सब यूनिट्स हैं, F0 यूनिट और F1 यूनिट। इसे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो। जो आपकी F0 कॉम्प्लेक्स है यानी F0 यूनिट जो है वो आपकी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, यानी कि वो वाला पार्ट आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगा। जो आपका F0 वाला पार्ट है, F1 वाला पार्ट सॉरी, जो आपका F1 वाला पार्ट है वो आपका मैट्रिक्स में रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को देखेंगे तो F0 पार्ट आपका इनर मेम्ब्रेन में और आपका F1 पार्ट जो होता है वो आपका मैट्रिक्स की तरफ रहता है। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने ये लिखा है F0 रीजन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि F0 यूनिट जो होती है वो आपकी C यानी कि कुछ चैनल प्रोटीन्स की बनी होती है, करीबन 10 to 15 की, जो कि रोटेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो F0 यूनिट को या F0 रीजन को हम रोटेटिंग सब यूनिट भी बोलते हैं। यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन में धसी हुई है, एम्बेडेड है, इसीलिए इसको हम, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है लाइपोफिलिक नेचर या हाइड्रोफोबिक नेचर। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं हमारा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का मेनली बना होता है। कोई सी भी मेम्ब्रेन हो, चाहे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, चाहे कोई सी भी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? लाइपोफिलिक होता है। तो आपका अगर F0 पार्ट मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है तो इट्स नेचर इज द लाइपोफिलिक। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है, लाइज
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट कंसिस्ट अब देखो इसका कंसिस्ट यानी कि किस किस का बना है, 10 to 14 सी चैनल प्रोटीन्स का। ये देखिए यहां पर मैंने कुछ यूनिट, ये देखिए मैंने यहां पर कुछ चैनल प्रोटीन्स लगाए हैं, ये जो मैंने बनाया है ये सी यूनिट्स है, ठीक है। 10 to 14 सी यानी चैनल प्रोटीन्स के सब यूनिट्स हैं। चैनल प्रोटीन्स ये सब पॉलीपेप्टाइड सी हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज्ड होती है रिंग में, मतलब कि आप ये मानिए कि अगर ये पार्ट ऐसा है तो इसमें ऐसा रिंग जैसा, ऐसा रिंग पूरी की पूरी रिंग रहेगी, ठीक है। और ये रिंग जो है वो सी चैनल प्रोटीन्स की बनी रहेगी, जिन्हें सी प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इनटू द रिंग्स एक्ट एज अ प्रोटोन चैनल। एक्चुअली इसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रोटोन चैनल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस को मूव करने में यानी प्रोटॉन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि चैनल प्रोटीन्स में प्रोटोन चैनल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ए यूनिट। ए यूनिट जो है यानी कि आपका एफ नॉट रीजन दो चीजों को बना है, आपका सी यूनिट्स और ए यूनिट। ए यूनिट यहां पर इस तरीके से, ये आपका ये जैसे ये सी प्रोटीन है और ए यूनिट आपका ऐसा लगा होता है, ठीक है। ये आपका F1 रीजन, ये आपका सी चैनल प्रोटीन्स हो गए, और ये आपका F1 सॉरी ए यूनिट, ए पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ए सब यूनिट जो है वो कनेक्ट करता है F0 और F1 रीजन को। ए सब यूनिट आपके F0 और F1 रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है। किसके थ्रू करता है अभी हम देखेंगे। यहां पर बी की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिन्हें हम B2 पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं, और डेल्टा सब यूनिट्स के थ्रू अटैच रहता है ये, ठीक है। F0 और F1 जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं किस किस के थ्रू द गामा और एप्सिलॉन सेंट्रल स्टॉक। अभी मैं आपको बताऊंगी, देखिए यहां पर अभी क्या मैं अभी बता देती हूँ। देखिए ये यहां पर ये जो आपका ये जो है आपका सी यूनिट्स हो गई, ये सी यूनिट्स हो गई। फिर यहां पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर किस किस का बना होता है, गामा और एप्सिलॉन का, ठीक है। और ये सारी के सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही हैं। सो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एप्सिलॉन कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से आ रहा है, डेल्टा कहाँ से आ रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, ये सारे के सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्टॉक होता है, ठीक है, थ्रू आर्म, ठीक। अब यहां पर एक तो किस किस के थ्रू, यहां पर गामा और ये एप्सिलॉन, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, और इसके अलावा यहां पर आपकी ए B2 यानी 2 B यूनिट्स, 2 B पॉलीपेप्टाइड चेन और डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सेंट्रल स्टॉक जो होता है वो आपका यहां पर F0 यूनिट और F1 यूनिट दो जगह से जुड़ी हुई रहती है। किस किस के थ्रू, एक तो आपका गामा और एप्सिलॉन के थ्रू, और एक जो है यहां पर 2 B पॉलीपेप्टाइड चेन्स के और डेल्टा के थ्रू, और एक ए, ठीक है। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इसके थ्रू आपका F0 और F1 जो है कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं F1 की। F1 के अंदर ये वाला रीजन F1 जो है, जो कि आपका मैट्रिक्स में रहता है, और यहां पर जो F1 है, F1 को देखिए कि F1 के अंदर आपकी अल्फा और बीटा की तीन जो है सब यूनिट्स होती हैं। 3 अल्फा 3 बीटा, तीनों अल्टरनेट वे में अरेंज होती हैं, यानी कि पहले जैसे ये इसको अल्फा बीटा अल्फा और एक और मान ले तो बीटा, ठीक है। तो ये यहां से सी प्रोटीन्स, इधर से अल्फा बीटा, है ना। तो ये हेक्सामर रिंग हो गई, अल्फा के 3 और बीटा के 3, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहां पर F1 जो रीजन है ये आपका जो है 3 अल्फा 3 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा, जैसे अल्फा 3 बीटा 3 जो है यूनिट्स भी बोला जाता है। इसके अलावा ये जो आपका F1 यूनिट है ये मैट्रिक्स में रहता है, और मैट्रिक्स यानी कि ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हाइड्रोफिलिक नेचर, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं है, इसीलिए हाइड्रोफिलिक है, लाइपोफोबिक है, ठीक है। अब यहां पर जो है ये ध्यान रखिए कि अल्फा और बीटा के अंदर जो बीटा है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। यहां मैंने लिखा हुआ है बीटा इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। किस किस से एटीपी बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनेगा, ठीक है। अब यहां पर जो है ये ध्यान रखिए आपका जो यहां पर आपका F1 रीजन है वो 9 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 3 अल्फा 3 बीटा, यानी कि ये मैंने जमा रखे हैं ये, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और ये
ये 1 2 3 3 अल्फा 3 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा, एक गामा, ये स्टॉक में एक गामा, एक डेल्टा, ये डेल्टा, और एक एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन। तो ये पूरा मिला के जो है आपका F1 रीजन है, ठीक है। अब उसके बाद ये ध्यान रखिए कि गामा और एप्सिलॉन जो है फॉर्म द स्टॉक, ये स्टॉक फॉर्म करता है, और ये आपका जो है किसके चारों तरफ, जो आपकी हेक्सामर रिंग है, हेक्सामर रिंग मतलब कि अल्फा 3 बीटा 3 की जो अपन ने 6 मॉलिक्यूल हो गए तो उसको मिला के बोला है हेक्सामर रिंग, ठीक है। तो ये उसमें एम्बेडेड रहता है, मतलब उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। जो आपकी डेल्टा सब यूनिट है, ये जो आपकी डेल्टा सब यूनिट है, ये डेल्टा सब यूनिट, ठीक है, ये क्या करती है, अल्फा 3 बीटा 3 हेक्सा रिंग को आपको होल्ड करके रखती है। ये आपकी जो है डेल्टा है, ये आपकी अल्फा 3 बीटा 3 सब यूनिट को होल्ड करके रखती है, ठीक है, इन प्लेस एंड विल कीप इट फ्रॉम द रोटेटिंग, ठीक है, और ये जो है उसको रोटेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारा जो मेन ये है कि आपका ये जो F0 रीजन है ये रोटेट करेगा, और आपका जो है ये वाला, ये ध्यान रखिए कि आपका जो ये जो है अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है, ये तो 3 अल्फा 3 बीटा और 1 गामा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो आपका रोटेशन होता है ये आपका गामा रोटेशन होता है, यानी कि ये आपका जो गामा होता है ये यूनिट ऐसे रोटेट होती है और रोटेट करके सी रिंग को रोटेट करती है, और उसकी वजह से ही यहाँ पर हेक्सामर रिंग में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि F0 F1 कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हो उसको, उसमें 2 रीजन है, F0 रीजन, F1 रीजन। F1 हाइड्रोफोबिक यानी लाइपोफिलिक, और F0 रीजन के पास आपकी C यूनिट्स हैं, चैनल प्रोटीन्स के यूनिट्स हैं। इसके अलावा उसमें आपका A सब यूनिट भी है, ठीक है, ये चैनल प्रोटीन से A सब यूनिट भी अटैच्ड है। और उसके बाद यहाँ पर आपका F1 रीजन में जो कि मैट्रिक्स में है वो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर है, और यहाँ पर स्टॉक जो आपका गामा और ये आपका एप्सिलॉन जो है इससे एसोसिएटेड रहता है, स्टॉक बनाता है। इसके अलावा हेक्सामर रिंग जिसमें 3 अल्फा और 3 बीटा जो है जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो रोटेटिंग रीजन है वो सी रिंग और गामा और एप्सिलॉन स्टॉक बनाता है, यानी कि क्या क्या रोटेशन होगा, सी रिंग का रोटेशन होगा, और किसके थ्रू होगा, गामा और एप्सिलॉन के थ्रू रोटेशन होगा। इसके अलावा जो आपकी स्टेशनरी रीजन है, स्टेशनरी रीजन जो होगा वो है आपका कौन कौन सा, ये इसके अलावा जितने भी बचे सी और गामा एप्सिलॉन स्टॉक के बाद जितने भी बचे आपके ए बचा आपका 2 बी यूनिट्स, 2 बी यूनिट्स बची हैं, डेल्टा बचा है, अल्फा 3 बीटा 3 बचा है, ये सारा आपका स्टेशनरी रीजन में है, ठीक है। अब हम ये स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन और उसके मैकेनिज्म के बारे में। तो डेफिनेशन देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ओपी लिखूंगी, ठीक है, उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर मत समझ लीजिएगा, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लिंक्ड विद द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से फ्री एनर्जी रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें ATP जनरेट होता है, और ATP कैसे जनरेट होता है, उसमें फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP कपल्ड होते हैं, कपल्ड विद द ATC, और ये कपलिंग किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, एंड इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अटैच्ड होगा और एक ATP जनरेट करेगा। यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, कपलिंग थ्योरी है, लेकिन बहुत अलग अलग थ्योरीज भी हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है दैट इज द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी को आप बोल सकते हैं। इसे दिया गया था पीटर मिशेल ने 1961 में। इसमें वो बताते हैं या उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब किया था उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन थी वो इम्परमेबल थी प्रोटॉन्स के लिए। और मैंने आपको ETC पढ़ाते हुए बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में
क्या किया जाता है कि प्रोटॉन्स को आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया जाता है। यानी कि अगर ये हमारा आउटर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और इनको वापस लाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स काम में आता है वो कॉम्प्लेक्स होता है 5। ठीक है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनपर्मिएबल टू प्रोटॉन्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन मोर प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को आप H+ के फॉर्म में भी बता सकते हो, प्रोटॉन्स आयंस ऑन द आउटर साइड, और जिसकी यानी कि आउटर साइड पे बहुत सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, देन द इनर साइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस होता है। कई बच्चे ग्रेडियंट टर्म को लेकर कंफ्यूज होते हैं। इट्स नथिंग बट डिफरेंस, यानी कि एक प्रोटॉन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है या प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, बट यहां पर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे ग्रेडियंट बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है या प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यानी कि प्रोटॉन बाहर ज्यादा है और मैट्रिक्स के अंदर कम है। अब इनको अंदर लाने का काम कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स 5 है, दीज प्रोटॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द मैट्रिक्स थ्रू कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 5 में भी ये कैसे मूव करते हैं, ये इस पे भी बहुत जो है विवादास्पद थ्योरीज हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, यानी कि जिस पर सहमत बन चुकी है, वो ये है कि प्रोटॉन्स किसके थ्रू, भाई ये तो पता है कि प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू मूव करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 में भी ऐसा क्या होता है जिसके थ्रू मूव करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 5 में जो है हाफ चैनल सब यूनिट्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक हाफ चैनल ए सब यूनिट्स के अंदर, यानी कि हमने बताया था ये सी सब यूनिट्स है और सी सब यूनिट के ऊपर ए सब यूनिट है। ए सब यूनिट के ऊपर ये जो, अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं, ए सब यूनिट के अंदर, तो ए सब यूनिट में हाफ चैनल्स प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि आधी चैनल यहां से ऊपर वाले हिस्से से जुड़ी होगी और आधी इधर से जुड़ी होगी, तो ये हाफ चैनल प्रोटीन्स है। ठीक है, और इसके अलावा जो सी सब यूनिट है, इनमें एस्पार्टेट 61 रेसिड्यू होता है। इन दोनों की वजह से ही प्रोटॉन्स मूव करते हैं। हालांकि इसके पीछे एक पूरा डिटेल लेक्चर बन सकता है कैसे मूव करते हैं, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है अभी, हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे बताना है। लेकिन सिर्फ प्रोटॉन मूवमेंट के लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एस्पार्टेट 61 रेसिड्यू एंड हाफ चैनल्स, जो कि आपके ए सब यूनिट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही ये हाफ चैनल्स जो हैं और एस्पार्टेट 61 रेसिड्यू प्रोटॉन्स को अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि आपके B3 सब यूनिट में एक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका गामा स्टॉक है, जब वो प्रोटॉन्स को लेके आ रहा है, तो आपके B3 यानी कि जो B3 रिंग्स हैं उनमें जो है क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगे। नॉर्मल या आम तौर पे, यानी कि जनरली बीटा सब यूनिट जो होती है 3 फेजेस में होती है, यानी 3 बीटा सब यूनिट है, वो तीनों किस किस फेज में होंगी, एक होगी टाइट या टेंस फेज में, एक होगी ओपन फेज में, एक होगी लूज फेज में। अब आखिर आप ये कहेंगे ये बला क्या है, तो उसको आइए हम समझते हैं। टाइट फेज या टेंस फेज के अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पास लाया जाता है ताकि वो एटीपी में कन्वर्ट हो सके, मतलब उनको पैक करके रख लिया जाता है। ओपन फॉर्म में जो नया एटीपी है, फॉर्म्ड एटीपी है, उसको रिलीज कर दिया जाता है और नए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के सेट को वापस से लाया जाता है ओपन में। और जो लूज सब यूनिट है, लूज सब यूनिट क्या करती है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रैप करके रखती है ताकि वो कहीं इधर उधर भाग ना पाए। ठीक है, तो यहां पर जो है ये ट्रैपिंग करेगी, ये उनको और क्लोज लेके आएगी और ये रिलीज करेगी। ठीक है, ट्रैपिंग, कनेक्टिंग, रिलीज, ये ध्यान रख सकते हैं। ये आपका ट्रैपिंग, कनेक्टिंग और रिलीज, ये 3 चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होता है। जब आपका ये गामा स्टॉक, इधर से आपके प्रोटॉन्स आ रहे हैं, जब ये गामा स्टॉक घूम रहा है उन प्रोटॉन चैनल की वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है, सपोज दैट ये 3 बी रिंग है, इन बी रिंग्स की पोजीशन जो कि आपका टेंस, ओपन और लूज है, उनमें भी मूवमेंट शुरू होता है और वो 120 डिग्री पे मूव होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है।
और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है, जो प्रोटॉन को अंदर लेके आ रहा है, ये बीटा के यूनिट्स के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करता है। और ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस से क्या होता है, आइए हम देखते हैं। ये मैंने आपको जो है एक जो है बीटा अल्फा 3 बीटा 3 सब यूनिट्स का बता दिया है, ये ऐसा रिंग फॉर्म में बनाया है। जो आपकी अल्फा 3 सब यूनिट्स है, इनके अंदर एटीपी प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, एटीपी, ठीक है, इनके अंदर एटीपी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सब अल्फा है, अल्फा है ना। लेकिन ये जो मैंने रेड से बनाया है ये बीटा यूनिट्स है, और बीटा यूनिट्स 3 यूनिट्स हैं, और तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन या तीनों यूनिट जो है 3 स्टेट में है, ओपन, लूज एंड टाइट। टाइट क्या कर, देखो लूज क्या करेगा, ट्रैप करेगा, लूज क्या करेगा, ट्रैप करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रैप करेगा। टाइट क्या करेगा, टाइट क्या करेगा, इंटरैक्ट करवाएगा, ठीक है, और एटीपी बनाएगा। और ओपन क्या करेगा, आपका एटीपी को रिलीज करेगा और नया एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के सेट को तैयार रखेगा, ठीक है। अब हुआ क्या है, इसको मैं रब करती हुई हाफ चैनल्स बनाए थे मैंने। अब हुआ क्या है कि जैसे ही उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स से जो प्रोटॉन्स अंदर की तरफ आते हैं, वो आपका गामा स्टॉक्स में क्या करते हैं, एक जो है वो उसमें घुमाव पैदा करते हैं, ये घूमता है, ठीक है, ये घूमता है। जैसे मैं ये एक नैपकिन लूँ तो ये घूमेगा, है ना, ये जैसे ये गामा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉक है और ये घूमेगा, ये घूमता है, ठीक है, ये 120 डिग्री पे घूमता है, जिसकी काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो देखिए इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, टाइट को, टाइट पहुंच जाएगा एल की पोजीशन पे, यानी लूज पोजीशन पे, लूज पहुंच जाएगा ओपन पोजीशन पे, ओपन पहुंच जाएगा टाइट पोजीशन पे। तो सेम फिनोमेना मैंने किया है कि आपका टाइट पहुंचा दिया है लूज पे, देखिए टाइट है ना, टी रिप्रेजेंट टाइट, एल रिप्रेजेंट लूज, ओ रिप्रेजेंट ओपन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका टाइट था अब वो पहुंच गया उधर लूज वाले कंफर्मेशन पे, लूज पहुंच गया ओपन, ओपन पहुंच गया टाइट पे, ठीक है। तो देखिए यहां पर अपन लूज से शुरू करते हैं, लूज पहुंच गया ओपन पे, लूज पहुंच गया जो है ओपन पे, ये ओपन यहां था, अब ये पहुंच गया। तो एडीपी और इनऑर्गेनिक, लूज में क्या होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रैप्ड रहते हैं, ये ट्रैपिंग हो गई है। उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो आपका टाइट है वो पहुंच गया लूज पे। तो देखिए यहाँ पर टाइट ने क्या करा है, आपका एटीपी जो है उसको बिल्कुल जो है पास में लेके आया है, ट्रैपिंग, इंटरैक्टिंग, है ना, और यहाँ पर रिलीजिंग, यही अपन ने कहा है। तो यहाँ पर जो है टाइट आपका बिल्कुल एटीपी को बिल्कुल और पास, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पास में ले आए ताकि बन जाए। और जो आपका ओपन है, ओपन किधर आ गया, टाइट की जगह पे, तो यहाँ पर एटीपी बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये एटीपी बनता है, यहाँ पर इस एटीपी को रिलीज कर दिया जाता है और ये ओपन वाली साइड क्या हो जाती है, फ्री। लेकिन मैंने कहा है कि फॉर्म्ड एटीपी इज रिलीज एंड न्यू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेट कैन बाइंड। अब जैसे ही हम फोर्थ डायग्राम में देखेंगे, थर्ड डायग्राम में हमने देखा कि O जो है वो फ्री हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो नया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सेट जो है यहाँ पर तैयार रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एटीपी जो है रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि एक NADH से कितने एनर्जी जनरेट होती है और एक FADH2 से कितनी एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कहलाती है आपकी बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, कन्फर्मेशनल चेंजेस भी हो रहे हैं बीटा सब यूनिट में, और इस कन्फर्मेशनल चेंजेस बाइंडिंग के थ्रू जो भी कुछ हो रहा है उससे क्या जनरेट हो रहा है, एटीपी, ठीक है। अब हम NADH और FADH2 की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक एटीपी को जनरेट होने के लिए 4 प्रोटॉन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर NADH के लिए मैंने 10/4 करा है, उसको समझिए। NADH के लिए आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स 1 से आपके 4 प्रोटॉन्स, कॉम्प्लेक्स 3 के लिए आपके 4 प्रोटॉन्स और कॉम्प्लेक्स 4 के लिए आपके 2 प्रोटॉन इन्वॉल्व थे। टोटल मिला के 10 प्रोटॉन, और एक के लिए 4 प्रोटॉन चाहिए तो बाय 4 करेंगे तो करीबन 2.5 एटीपी। सेम इस तरीके से FA2H2 के लिए कैलकुलेशन करिए। FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 3 इन्वॉल्व था और कॉम्प्लेक्स 4, यानी कि 4 प्रोटॉन्स
और 2 प्रोटॉन, यानी कि टोटल 6 प्रोटॉन, और बाय 4 करोगे तो ये 1.5 एटीपी। तो पहले ये कंसेप्ट था कि एक NADH से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP जनरेट होते हैं, लेकिन अब वो कंसेप्ट पूरी तरह से गलत कर दिया गया है। एक NADH से 2.5 ATP और एक FADH2 से 1.5 ATP। ठीक है, तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं यह कहूँगी कि जो ATP सिंथेज है उसे हम स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मोटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए ATP सिंथेस या F0 F1 कॉम्प्लेक्स को आप स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मोटर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।